हे गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हमारी इस यूनिट की लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे जो यूनिट 1 से आए हुए हैं फॉर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स पे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी समझने से पहले हम ना एक ट्रूथ टेबल फिल करके देखेंगे कि उसका आउटपुट हमें एग्जैक्टली में क्या मिल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमें एक पूरी स्टेटमेंट मिली है। मान के चलते स्टेटमेंट ऐसे है और इसके दो पार्ट हैं हमारे पास, राइट। और दोनों पार्ट हमने पहले ही यहाँ पर उसके हर केसेस के लिए ट्रूथ टेबल बिल्ड कर दिया है। अब अगर मैं स्टेटमेंट को ध्यान से देखूँ तो मुझे बस यहाँ पे यही दिखेगा कि मेरे को ये बाय कंडीशनल ही सॉल्व करना रह गया, राइट। अब बाय कंडीशनल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रीकैप दे देता हूँ कि बाय कंडीशनल को एग्जैक्टली में सॉल्व कैसे किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास दो प्रोपोजिशंस है ए एंड बी और मुझे उनका बाय कंडीशनल निकालना है। अब मैं जल्दी से इनका एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सारे केस लिख देता हूँ जो कि कुछ ऐसे दिखेंगे, राइट। अब अगर मैं इनका बाय कंडीशनल निकालूं तो बाय कंडीशनल क्या बोलता है कि अगर मेरे पास दोनों स्टेटमेंट, दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू है तो हमें ट्रू ही मिलेगा आउटपुट। अगर दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स है तो मुझे आउटपुट स्टिल ट्रू ही मिलेगा। अब अगर मेरे पास ऐसा आ जाए कि दोनों प्रोपोजिशंस में किसी में एक में भी फॉल्स है तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। अब ये कैसे आया, ये जानने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा कि बाय कंडीशन एग्जैक्टली में काम कैसे करता है। ये तो बस एक हाई लेवल व्यू है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है कुछ ऐसा, ए इम्प्लाइज बी कंजंक्शन बी इम्प्लाइज ए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, राइट। तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप मेरी पुरानी वीडियो देखें आप, जिससे कि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी बाय कंडीशनल को लेकर। अब हम अपना ये ट्रूथ टेबल है उसको फिल करते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट्स में हमें ट्रू मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आउटपुट हमें बाय कंडीशनल की मदद से क्या मिल जाएगा? ट्रू, राइट। अब उसके नीचे वाले में दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो फॉल्स हैं, तो हमें बाय कंडीशनल दोनों फॉल्स कंडीशनल के भी ट्रू ही देता था। अगली स्टेटमेंट भी हमारी दोनों में ट्रू है तो इन दोनों का भी ट्रू ही होगा। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स है ना, जो पूरी हमारी ऐसे स्टेटमेंट थी, हमें सारे केसेस में ट्रू ही आउटपुट दे रही है, राइट। अब हम अपनी डेफिनेशन एक बारी चल के पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। तो डेफिनेशन ये बोल रही है कि अ स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोपोजिशंस आर इज कॉल्ड टोटोलॉजी। मीन्स जितनी भी हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट्स थी वो सारी ट्रू हैं। अगर ऐसा होता है किसी भी स्टेटमेंट के लिए कि उस सारे केसेस में उसकी स्टेटमेंट ट्रू दे दे तो उसी को हम बोलते हैं टोटोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम इसको पढ़े, सिंस ऑल एंट्रीज इन द फाइनल कॉलम, जो हमारा फाइनल कॉलम है ये वाला, वो ये दे रहा है कि सारी जो कॉलम की वैल्यू है वो ट्रू है। द प्रोपोजिशन इज ट्रू इन एवरी केस, मतलब जो प्रोपोजिशन एस है इसी को मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अगर ये सब में ट्रू हो जाती है, हेंस गिवन प्रोपोजिशन इज टोटोलॉजी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टोटोलॉजी एग्जैक्टली में क्या होता है। अब हम इसी टोटोलॉजी का एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन करके देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास ना एक स्टेटमेंट गिवन है, इसको आप प्रोपोजिशन भी बोल सकते हो, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ एक स्टेटमेंट हमें है, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई दैट दिस स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी और नॉट। क्या ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है या नहीं। अब ये क्वेश्चन आपका MCS 212 में 5 मार्क्स का 2025 में आ रखा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए, इसका आंसर करने के लिए आपको एक ट्रूथ टेबल पहले बिल्ड करना होगा, ठीक। इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कैसे करना है। अगर नहीं ऐसे मेंशन है तो आप सीधा ट्रूथ टेबल वाला लो, ज़्यादा इजी रहेगा। विदाउट ट्रूथ टेबल भी करना होता है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम ट्रूथ टेबल पर ही हैं। तो इसमें हमारा क्या बोल रहा है कि हमारे पास P है और हमारे पास Q है, दो प्रोपोजिशंस हमें गिवन है, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ ऐसी है। अब स्टेटमेंट में हमने प्रीसीडेंस रूल पढ़े थे कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो भी आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप जाइए उसको देखिए और समझिए और फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू करिए अगर आपको नहीं पता तो, राइट।
अब एक बारी मैं फिर से बता दूंगा इसमें भी। सबसे पहले हमें निगेशन सॉल्व करना होता है। बाय द वे हमें ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन निगेशन हमें बाहर दिख रहा है तो हम निगेशन पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो निगेशन पी है, निगेशन क्यू दोनों के दोनों हैं, तो हम निगेशन पी और निगेशन क्यू को पहले सॉल्व कर देंगे। निगेशन मतलब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो पी का ट्रू है तो इसमें यहाँ पर फॉल्स आया, देख रहे हैं, ट्रू है फॉल्स आया, फॉल्स है ट्रू आया, फॉल्स है ट्रू आया, राइट। ये तो बहुत ईजी था। वैसे ही हमने अपने निगेशन क्यू के लिए भी किया है। इसके बाद बोला है पी इम्प्लीकेशन क्यू निकालो। पी इम्प्लीकेशन क्यू हमारा फॉल्स जब तभी देता है जब हमारा पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, वरना सारी स्टेटमेंट में हमें ट्रू ही मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। आई होप कि आपको इसमें डाउट कुछ नहीं होगा। अब हमारा अगला पार्ट आ जाता है ये पूरा वाला, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब ये बोल रहा है कि इस वाले का और इस वाले का निगेशन ऑफ क्यू का कंजंक्शन निकाल के दो। कंजंक्शन बोलता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो मुझे फॉल्स आउटपुट में मिलेगा। तो अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो फॉल्स एक है, दोनों तीनों में फॉल्स, तो हमें आउटपुट मिल गया फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इन दोनों में ट्रू है तो हमें सिर्फ आंसर ट्रू मिला। ओके, अब लास्ट हमारा पूरा आता है। हमने ये पार्ट निकाल लिया है, हमारे पास ये पार्ट भी है, ठीक है। इसे फर्स्ट बोल देते हैं, इसे सेकंड बोल लेते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट वाला पार्ट और ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट। इन दोनों का हमें इम्प्लीकेशन निकालना है, राइट। इम्प्लीकेशन निकालना है ना। तो इम्प्लीकेशन हमें क्या बोलता है फिर से, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है तभी वो हमें आउटपुट देगा फॉल्स, वरना वो सारी स्टेटमेंट में हम आउटपुट देगा ट्रू। तो अब अगर हम इसमें देखें तो हमारा पहला फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा भी फॉल्स तो फिर से मिलेगा ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स फिर से मिलेगा ट्रू। ट्रू एंड ट्रू तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू। अब यहाँ से आप ये बोल सकते हो, आपको एकदम आंसर मिल गया है आपका, कि ये जो हमें प्रोपोजिशन गिवन थी ये वाली, ये एक हमारी टोटोलॉजी बन चुकी है। वो टोटोलॉजी क्यों बनी है, क्योंकि हमारी सारी केसेस में फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस, इन सारे केसेस में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू। तो मैं इसके लिए सेम वैसे ही लिख दूंगा जैसे मैंने पहले वाले के लिए लिखा था। तो हम इसके लिए सेम चीज़, ये जो पार्ट है सेम हम उतार कर यहाँ पर लिख देंगे। और आपको एग्जाम में अपने ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि सिंस ऑल एंट्रीज ऑफ द फाइनल कॉलम्स आर ट्रू, मतलब सारी एंट्रीज फाइनल कॉलम की हमारी ट्रू आई है, इसी वजह से हमारा जो ये स्टेटमेंट है या फिर प्रोपोजिशन है वो एक टोटोलॉजी बन गया है, ठीक। यहीं पर आपका एक 5 मार्क्स का आंसर ख़त्म होता है। आपको इसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे कंप्लीटली। अगर आप पर टाइम है, मैं मान के चल रहा हूँ आप पर टाइम है, तो आप जितने भी सिंबल यहाँ पर यूज़ हुए हैं, जैसे कि ये इम्प्लीकेशन है, राइट, इम्प्लीकेशन है, और हमारे पास कंजंक्शन है, निगेशन है, इनके नाम और लिख दो। बस इतना नाम भी लिख दोगे तो ये एक श्योरिटी आपको और दे देगा। आप एक इम्प्रेशन अच्छा बनता है, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा होगा कि हाँ इस बंदे को सारी चीज़ें आती हैं, राइट। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि टोटोलॉजी कैसे निकाली जाती है और किसी भी स्टेटमेंट को टोटोलॉजी कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मेरे नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ और आपको देख के ढंग से समझ में आए कि लिखा क्या हुआ है। अब हम कॉन्ट्रोडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रोडिक्शन हमारा ये बोलता है कि अ स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज फॉल्स नो मैटर व्हाट्स द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोपोजिशंस आर इज कॉल्ड कॉन्ट्रोडिक्शन। सिंपली कहने का मतलब ये है, अगर मेरे को कोई स्टेटमेंट दी है या फिर प्रोपोजिशन अगर मैं बोलूँ से मिली है और उसे कॉन्ट्रोडिक्शन प्रूव करना है, उसके लिए मैं पहले तो उसका एक ट्रूथ टेबल बनाऊंगा, और अगर ट्रूथ टेबल के बाद वो जो प्रोपोजिशन हमें मिली है उसका जो सारे केसेस के लिए हमें जो आउटपुट है वो फॉल्स मिल जाए, तो मैं तब ये कह सकता हूँ कि ये प्रोपोजिशन एक कॉन्ट्राडिक्शन है। बस इतनी सी बात है। अब आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये टोटोलॉजी का बिल्कुल उल्टा है। टोटोलॉजी क्या कहता था, अगर प्रोपोजिशन की सारी केसेस के लिए आउटपुट ट्रू आ जाए तो वो एक टोटोलॉजी है,
कॉन्ट्रडिक्शन ये बोलता है कि अगर सारे आउटपुट फॉल्स आ जाए तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली जाऊंगा अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पर, और जो कि क्वेश्चन हमारा MCS 212 में आ रखा है जून 2023 में 5 मार्क्स का, जिससे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें मान लो ये स्टेटमेंट मिली है S1, उसे प्रूव करना है कॉन्ट्रडिक्शन। एक ये स्टेटमेंट मिली है S2 मान लेते हैं इसको, और इसे हमें टोटोलॉजी प्रूव करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है। अब 2 पार्ट, पहला हमारा पार्ट ये है, दूसरा ये है। इसको S1 के लिए बोल देते हैं, इसको S2 के लिए बोल देते हैं। S1 हमारा क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करना है। इसे हमें हमें 2 प्रोपोजिशन दे रखे A एंड B, तो मैंने 2 प्रोपोजिशन बनाए हैं, एक A बनाया है, एक B बनाया है, राइट। यहाँ पे सबसे पहले मुझे निगेशन ऑफ A दिख रहा है, तो मैंने निगेशन ऑफ A बनाया पहले, राइट। इसके बाद मुझे A कंजंक्शन B मिला है, तो A कंजंक्शन B निकालने का मतलब हो गया, अगर एक भी स्टेटमेंट अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो हमें फॉल्स मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, तो इन तीनों के लिए हमें फॉल्स मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें इन दोनों को कंबाइन करके इन दोनों का कंजंक्शन निकालना है। तो इन दोनों का कंजंक्शन निकालेंगे कैसे, ये और ये देखेंगे, तो हमें ट्रू फॉल्स हमें कंजंक्शन क्या देता है, हमेशा हमेशा फॉल्स ही देता है। फॉल्स फॉल्स में कंजंक्शन हमें हमेशा फॉल्स ही देता है। ट्रू फॉल्स में भी हमें फॉल्स ही देता है, ट्रू फॉल्स में भी फॉल्स ही देता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये स्टेटमेंट एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अब इतना आपको करने के बाद आपको ये जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी थी, सिंस ऑल द एंट्रीज, ये आपको यहाँ पर लिखनी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये लाइन लिखोगे, इसके बाद हम अपनी S2 वाली स्टेटमेंट देखेंगे। अब S2 हमारी स्टेटमेंट बोल रही है कि ये स्टेटमेंट को हमें टोटोलॉजी प्रूव करना है, राइट। तो टोटोलॉजी प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आधा 90% तो बिल्ड कर ही दिया है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे बाय कंडीशनल निकालना है, ठीक। तो बाय कंडीशनल इन दो स्टेटमेंट का, इसका और इसका बाय कंडीशनल कैसे निकालेंगे, अगर एक भी हमारा फॉल्स हो गया तो हमारा आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, वरना हमारा आंसर ट्रू ही रहेगा। पहले वाला अगर हम देखें तो इन दोनों का ट्रू है, तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। फॉल्स फॉल्स है, इसमें भी आउटपुट मिलेगा ट्रू। एक फॉल्स होना चाहिए, दो नहीं, ठीक है। ट्रू 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 ही मिलेगा, ट्रू 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 ही मिलेगा, राइट। अब इसके लिए भी हम यही लिखेंगे कि हमारे सारे केसेस में हमारा जो प्रोपोजिशन है वो हमें ट्रू दे रहा है, इसका मतलब ये टोटोलॉजी है। तो इसके लिए भी हम सेम लाइन पे जाएंगे और इसको यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे। ये लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रडिक्शन हमारा क्या होता है। अभी तक हमने टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन में इतना सीखा कि कोई भी प्रोपोजिशन को हम विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल कैसे टोटोलॉजी या कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर सकते हैं। बट अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन तो प्रूव करेंगे, बट विदाउट ट्रूथ टेबल। हम ट्रूथ टेबल का यूज़ नहीं करेंगे। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और 110% है कि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पढ़ के ही जाना है। टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करने के लिए विदाउट ट्रूथ टेबल हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें पहले से ही पढ़ के रखने पड़ेंगे। वो होते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस फॉर्मूलास। अब ये जो टॉपिक है मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप जाकर लास्ट वीडियो देखें और उसमें देखें कि इक्विवेलेंस क्या होते हैं। मैं एक छोटा सा रिकैप आपको दे देता हूँ। अब मान लेते हैं कि मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ इम्प्लीकेशन वाला, ठीक। तो इम्प्लीकेशन एक ये है, ठीक, और एक प्रोपोजिशन हमारी एक ये है। अब अगर मैं मानूं कि पी इम्प्लीकेशन क्यू मुझे कुछ ये आउटपुट दे रहा है, ठीक, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी मुझे सेम आउटपुट लाके दे रही है, तो ये दोनों आप देखोगे तो ट्रू के लिए ट्रू, फॉल्स के लिए फॉल्स, ट्रू के लिए ट्रू, ट्रू के लिए ट्रू। अब अगर
कोई भी दो प्रोपोजिशन सेम मुझे आउटपुट दे तो उसे ही हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, ठीक। और उसे डिनोट करते हैं हम इस ट्रिपल इक्वल टू सिंबल से, और हम इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आपको पूरा ढंग से देखना है तो आप इसका एक पूरा ट्रूथ टेबल बनाकर देख सकते हो कि वो कैसा बनेगा। आंसर सेम ही आएगा, इक्विवेलेंट ही आएंगे दोनों के आंसर, राइट। अब वैसे ही आप इन सारे के एक बारी वेरीफाई कर सकते हो अगर करना चाहो। मैंने लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा आइडिया आपको ढंग से दिया है कि ये इक्विवेलेंस कैसे होता है, राइट। अब इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि इम्प्लीकेशन हो गया, बाय कंडीशनल का लॉ हो गया, डबल निगेशन हो गया, आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, कॉन्ट्रडिक्शन लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड डोमिनेशन लॉ, ठीक है। अब इन सारे लॉजिकल इक्विवेलेंस का आपका यूज़ आएगा प्रूफ करने में कि कोई भी प्रोपोजिशन आपकी टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं विदाउट ट्रूथ टेबल। तो ये याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई वुड रिकमेंड कि आप इन्हें रट लो, ठीक है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हम विदाउट ट्रूथ टेबल कैसे हम किसी भी स्टेटमेंट को एक टोटोलॉजी या कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट दिस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट इस मान लेते हैं, इज अ टोटोलॉजी विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल। मतलब ट्रूथ टेबल बिना यूज करे ये बताओ कि ये स्टेटमेंट एक टोटोलॉजी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें मैंने स्टेप सारे लिख दिए हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स में आपको आगे बढ़ना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। आंसर में सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होता है कि व्हाट टू प्रूव, कि हम प्रूव क्या करने वाले हैं। टू प्रूव हम ये प्रूव करने वाले हैं कि ये जो है P implies Q conjunction negation Q implies negation P is a tautology। हमें यही तो प्रूव करना है, राइट। अब हम अपने स्टेप 1 पे चले जाते हैं डायरेक्टली, और स्टेप 1 ये बोल रहा है रिमूव ऑल इम्प्लीकेशन यूजिंग P implies Q इक्विवेलेंट टू negation P डिसजंक्शन Q। अब ये फॉर्मूला आपका कहाँ से आया? ये आया फॉर्मूला आपका इम्प्लीकेशन लॉ से, राइट। ये फॉर्मूला आया हमारा इम्प्लीकेशन लॉ से निकल के। तो हम स्टेप 1 में अपना यही काम करेंगे, हम लगाएंगे लाइक रिड्यूस इम्प्लीकेशन। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो हम लगाने वाले हैं उसको लिखना भी पड़ेगा। सो P implies Q इक्विवेलेंट टू होता है निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, राइट। अब इसको हम अपने वाले ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर हमने ली है इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ हम लिख देंगे वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें इसकी जगह इस स्टेटमेंट को लिख देना है, ठीक है। तो P implies Q की जगह निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन Q implies negation P, ठीक है। इतना हो गया। नाउ अब हम यहाँ पर क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसे और सिंप्लीफाई कर सकें। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्मूला, लाइक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैंने बोल तो दिया कि हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अब क्यों यूज़ कर सकते हैं एक बार वो देखते हैं, ठीक। तो हमारा प्रोसीजर सेकंड स्टेप में ये बोल रहा है कि अप्लाई डी मॉर्गन लॉ व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ डी मॉर्गन लॉ तो कहीं लग नहीं रहा, ठीक है। डी मॉर्गन क्या बोलता है, ये जो निगेशन है ये ब्रैकेट्स के बाहर है ना कि अंदर। यहाँ पे तो अंदर मिल दिख रहा है आपको, तो यहाँ तो अप्लाई नहीं हो सकता, राइट। तो डी मॉर्गन लॉ तो अप्लाई नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, अपने स्टेप 3 पर जाएंगे। स्टेप 3 क्या बोल रहा है, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड कॉन्ट्रडिक्शन ETC। मतलब जितने भी और लॉ बात के बसते हैं वो ट्राई करो यूज़ करने का। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है,
हमें मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करने के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, P disjunction Q conjunction R equivalent to P conjunction R disjunction Q conjunction R। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको कुछ इनके, मैं पूरा नहीं नाम लिख के बस इनके साइन अगर हम पलट दें तो इन्हें कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, राइट। लेकिन अभी हमारा यूज़फुल जो है वो एक ही है, तो हम उस एक ही को लिखेंगे क्योंकि हमारे इस स्टेटमेंट के साथ यही मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, वी गेट, अपनी स्टेटमेंट को हम चेंज करके लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे निगेशन ऑफ पी। यहाँ पे पी का पहले हम करेंगे इसके साथ, फिर पी क्यू का निगेशन ऑफ क्यू के साथ, तो पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, राइट, एंड फिर दिस और क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू एंड निगेशन पी। आई होप कि इतना आपको अभी समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो एक बारी फिर से इस पार्ट को दोबारा देखना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो हमें मिल गया, अब बात आती है कि अब इसमें हम क्या करें। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है जो कि हमारी होती है कॉन्ट्राडिक्शन लॉ। अब कॉन्ट्राडिक्शन लॉ क्या कहता है कि, मैं लिख देता हूँ एक बारी, कॉन्ट्राडिक्शन लॉ। अब कॉन्ट्राडिक्शन लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई मान लो प्रोपोजिशन है और आप उसका कंजंक्शन निकालते हो उसी के निगेशन के साथ, तो आपको हमेशा आउटपुट मिलता है फॉल्स, मतलब वो इक्विवेलेंस के इक्वल होगा। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लो क्यू है, क्यू ट्रू है और क्यू फॉल्स है। अब क्यू का ही मैं निगेशन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब इन दोनों का मैं कंजंक्शन निकाल रहा हूँ। अब कंजंक्शन क्या बोलता था, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमारा आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। तो इन, इसके पास भी एक फॉल्स है और इसके पास भी एक फॉल्स है, तो क्या ये इक्विवेलेंस तो नहीं हो गया फॉल्स के। तो यही चीज़ यहाँ पर भी यूज़ की है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, ठीक। अब हम ये लिख सकते हैं, और अपने वाले में हमें ये कहाँ दिखा, तो अपने वाले में हमें दिखा यहाँ पर, राइट। सो वी गेट, हमें मिल गया निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन, यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्टली फॉल्स, ठीक है, इम्प्लाइज निगेशन पी। अब इतना हो गया। अभी यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमने इस फॉर्मूलेज में अभी यहाँ पर एक पढ़ा था आइडेंटिटी लॉ, ठीक। आइडेंटिटी लॉ क्या बोल रहा है, P डिसजंक्शन F इक्विवेलेंट टू P। एग्जाम्पल, अगर P मान लो मैं ट्रू है और एक जगह फॉल्स है, ठीक, और अगर यहाँ पे मैं फॉल्स लिखता हूँ तो दोनों में यहाँ फॉल्स होगा। इन दोनों का मुझे निकालना है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन इन दोनों का कुछ ऐसा निकलेगा। कंजंक्शन क्या कहता है, अगर एक भी हमारा ट्रू हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू और ये फॉल्स। अब क्या ये चीज़ इक्विवेलेंट नहीं होगी पी के, ये दोनों एकदम सेम नहीं होगा, राइट। तो आइडेंटिटी लॉ ये कह रहा है हमारा। अब वही चीज़ हमारी यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर कैसे अप्लाई होगी, अब इससे आप एक मान लो, इससे आप एक मान लो। अब हम अपना इसी को अपना स्टेप 4 बना देते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, अब हम आइडेंटिटी लॉ का यूज़ करने जा रहे हैं। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। आइडेंटिटी लॉ बोलता है कि अगर आपके पास कोई प्रोपोजिशन है और उसका आप अगर कंजंक्शन निकाल रहे हैं फॉल्स के साथ, तो आपको इक्विवेलेंट में हमेशा वही प्रोपोजिशन वापस मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको अपने वाले यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं, जो अभी तक हमारे पास हमारी स्टेटमेंट आ गई है। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें ये डायरेक्टली ये जो चीज़ है पूरी वापस मिल जाएगी।
ठीक, हम इसको अब ऐसा कुछ लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। आई होप कि आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सीधा देखते ही हमें यहाँ पे एक इम्प्लीकेशन का बड़ा सा साइन दिख रहा है कि इम्प्लीकेशन अभी भी बचा हुआ है, और हमारा सबसे पहला रूल यही था कि रिमूव ऑल इम्प्लीकेशन। ठीक है, और इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला कुछ ये था। तो यही फॉर्मूला अब हम दोबारा लगाने वाले हैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको फटाफट लिखते हैं स्टेप 5 लिख कर। तो स्टेप 5 हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग लिख दो, रिमूविंग लिख दो, बात वही है, रिड्यूसिंग इम्प्लीकेशन। राइट, अब हम इम्प्लीकेशन हटा रहे। इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला था P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, यही था। अब इसको हम अपने वाले टर्म में रखते हैं, लाइक अपनी प्रोपोजिशन के लिए लिखते हैं। सो वी गेट, इसको हम बदलेंगे तो P हमारा ये हो गया और Q हमारा ये वाला पार्ट हो गया। तो P को हम कैसे लिखेंगे, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन Q। Q क्या है हमारा, डायरेक्टली P है। अब ये आगे और सॉल्व हो गया। राइट, अब ट्राई करो सोचने का कि हम यहाँ पर ऐसा क्या लगाएं कि ये आगे और सॉल्व हो जाए। अब मैं एक हिंट देता हूँ। हिंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो है अब लगेगा डी मॉर्गन लॉ, जो हमने स्टेप 2 में देखा था। डी मॉर्गन लॉ लगेगा यहाँ पे। अब डी मॉर्गन लॉ पहले तो देख लेते हैं कहता क्या। डी मॉर्गन लॉ कहता है अगर निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन Q is equivalent to negation of P conjunction negation Q, और वो ये भी बोलता है कि P conjunction Q is equivalent to negation P disjunction Q। ठीक, अब डी मॉर्गन से ये दो चीज़ें बोलता है। अब मैंने हिंट बोली कि यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ ही लगेगा। अब कैसे लगेगा वो देखते हैं हम। स्टेप 6 में लिख दूंगा अप्लाई या फिर अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ। हम डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब डी मॉर्गन्स लॉ का अप्लाई यहाँ पर कैसे हो रहा है, अब ध्यान से देखो, बाहर एक निगेशन है पूरा। तो डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर मैं इन्हें दोनों को यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, पिक करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, ये हमारे डी मॉर्गन्स लॉ आता है। अब डी मॉर्गन लॉ यहाँ पर कैसे अप्लाई हो रहा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो बाहर निगेशन है। राइट, सो वी गेट बाहर निगेशन वाला पार्ट, ये हो गया अंदर वाला पार्ट, निगेशन ऑफ पी। इस वाले पार्ट को आपने ऐसे लिखना है, तो इस पार्ट पे निगेशन लगेगा। इस पे पहले से ही एक निगेशन था, तो यहाँ पे एक डबल निगेशन हो गया, क्योंकि एक बाहर वाला निगेशन ये और ये अंदर वाले से जॉइंट हो गए, तो निगेशन और डबल निगेशन। हमारा साइन था कंजंक्शन का, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डिसजंक्शन, एंड फिर हम यहाँ पे लगा देंगे डबल निगेशन ऑफ Q, डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P। इतना करने के बाद अब आपको पता है कि डबल निगेशन को हम डायरेक्टली वो सेम वैल्यू लिख सकते हैं। तो दोनों डबल निगेशन यहाँ से हटाकर मैं इसे कुछ ऐसे लिख दूंगा। एक लॉ होता है जो कि उसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है एक बार ही देखते हैं हम। एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है कि अगर ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे ये जो ब्रैकेट्स हैं इनकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं अगर हमारे सिंबल सेम है तो। राइट, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। अप्लाइंग एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा था कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है तो मैं उसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा भी है, सेम चीज़ मैंने दोबारा लिखी, बस पलट दिया उन चीज़ों को, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ।
मैं चाहूँ पी आर का भी पेयर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो हम यहाँ पर अब अपनी जो प्रोपोजिशन थी उसको अब कैसे लिखेंगे, तो उसको हम इन दोनों जो निगेशन ऑफ पी है और पी है इसे कंबाइन करेंगे। अब ये क्यों किया हमने, अभी ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और ये आ गया बाहर, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ हमारे ऐसे कहता है। अब अगला स्टेप आता है कि भाई आगे और क्या करें, ठीक। स्टेप 7 तो हमने देख लिया। स्टेप 8 में हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक प्रॉपर्टी लगाकर हम इसे बनाएंगे ट्रू, और वो प्रॉपर्टी होती है यूज लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रोपोजिशन है और उसका अगर हम डिसजंक्शन कर रहे हैं उसी के निगेशन के साथ, तो हमेशा हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर अब इसे हम देखने की कोशिश करें कि ये कैसा दिखता है एग्जैक्टली में, मान लेते हैं पी ट्रू है और फॉल्स है, उसी का अगर मैं निगेशन निकालूं तो फॉल्स और ट्रू आ जाएगा। अब डिसजंक्शन क्या बोलता था कि अगर एक भी ट्रू है तो आंसर दे दो ट्रू, ठीक। तो पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ पी क्या निकल के आएगा, ट्रू ट्रू, ट्रू दे देगा। इन दोनों में भी एक ट्रू है, ट्रू आ जाएगा। अब ये दोनों मिला के ट्रू नहीं होंगे, तो कहने का मतलब ये जो है हमारा इक्विवेलेंट टू ट्रू रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रू आ रही हैं, और टोटोलॉजी भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो यहाँ से हम अब अपनी स्टेटमेंट को और या फिर अपनी प्रोपोजिशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रू, राइट। इतना मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एक और लॉ होता है स्टेप 9, जो कि लास्ट स्टेप होगा। अब लॉ वो है यूज डोमिनेशन लॉ। इसमें आपको लॉ याद करनी काफ़ी ज़रूरी है, अगर लॉ याद नहीं होंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लॉ डोमिनेशन ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है उसका आप डिसजंक्शन निकाल रहे हो किसी भी प्रोपोजिशन के साथ, तो उसका जो इक्विवेलेंट है वो हमेशा ट्रू आएगा। जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी अपने फॉर्मूलेज में, डोमिनेशन लॉ, अगर किसी भी स्टेटमेंट का उसके साथ डिसजंक्शन निकालोगे ट्रू के साथ तो हमेशा ट्रू मिलेगा, और अगर आप कंजंक्शन निकालते हो फॉल्स के साथ तो हमें फॉल्स मिलता है, ठीक। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। आई नो कि ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आते, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको याद करनी ही पड़ेंगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमें आउटपुट अब क्या मिलेगा, वी गेट टी क्यू इक्विवेलेंट टू टी, ठीक है, यहाँ से। सो आउटपुट में हमें आंसर आखिर में मिल गया, लाइक कंक्लूजन बोल सकते हैं हम। कंक्लूजन कि हमारी जो प्रीवियस स्टेटमेंट थी P इम्प्लाइज Q, कंजंक्शन निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P इज इक्विवेलेंट टू ट्रू, क्योंकि आखिर में हमें ट्रू ही मिल रहा है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है ट्रू के, कंक्लूजन निकल के आया। अब इस कंक्लूजन से क्या हो रहा है भाई, कंक्लूजन ट्रू तो निकल के आ गया, क्या लिखें हम, ठीक है। तो अब हम ये लिख सकते हैं, हेंस दिस स्टेटमेंट P implies Q conjunction negation Q implies negation P is a tautology। यहीं पे ही हमारा पूरा आंसर होता है ख़त्म, ठीक है। ये हमारा आंसर है। हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि आखिरी स्टेटमेंट जो बची वो सिर्फ ट्रू बची थी, इसीलिए वो टोटोलॉजी है। अगर बाय चांस मान लेते हैं यहाँ पे हमारा फॉल्स बचता, तो हम बोलते कि द कंडीशन इज कॉन्ट्राडिक्ट। द कंडीशन, अगर मान लेते हैं यहाँ पे किसी वजह से फॉल्स आ जाता, तो हम ये बोलते द कंडीशन इज कॉन्ट्राडिक्टिव, राइट। तो इसका आंसर क्या होता, इट इज़ नॉट टोटोलॉजी। बट हमारे केस में अभी आंसर आया ट्रू, इसका मतलब इट इज़ अ टोटोलॉजी। फाइनल स्टेटमेंट आप यही लिख सकते हो, सिंस द गिवन
proposition simplifies to true, यहाँ पे लिख के ट्रू लिख दो उसको, it is true for all possible truth values of P and Q, hence ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखी थी वापस आप इसको पूरा सेम टू सेम लिख दोगे कि दिस इज अ टोटोलॉजी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MCS 212 में आ रखा है 7 मार्क्स का, जिससे कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट डाउन द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिखनी है जो कि ये है, एज ए कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है, हमें कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाकर इस स्टेटमेंट को लिखना है। शो दैट द प्रोपोजिशन इज अ टोटोलॉजी। जो हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाई उसको टोटोलॉजी बताना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया कि हमें ट्रूथ टेबल बनाना है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन किया है कि टोटोलॉजी यूजिंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इम्प्लीकेशन लॉ, निगेशन, डबल निगेशन, ये जितने भी हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस पढ़े, इन्हीं का ही यूज़ कर कर हमें टोटोलॉजी प्रूव करनी है। ठीक है, यहाँ पर यही बोला गया है, इसका मतलब हमें ट्रूथ टेबल नहीं बनाना। ओके, अब हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है। ठीक है, मान लो आपके पास दो प्रोपोजिशन है P एंड Q। ठीक, अब इन्हें आप अगर ऐसा बनाकर लिख दो, ठीक, कोई भी एक स्टेटमेंट बना दिया अपनी नई सी, तो वो एक कंपाउंड प्रोपोजिशन होगी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे और उसमें जितनी भी हमें ऐसी प्रोपोजिशंस दी थी वो एक कंपाउंड प्रोपोजिशन थी। कंपाउंड प्रोपोजिशन मतलब वो P और Q प्रोपोजिशन का मिलकर बनी है। ठीक है, इनका यूज़ किया गया है उस स्टेटमेंट को पूरा बनाने के लिए, इसीलिए वो कंपाउंड प्रोपोजिशन है। ठीक है, अब हम इसका आंसर करना शुरू करते हैं। ठीक, आंसर। अब आंसर करने के लिए मैंने ना इन क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटा है। एक तो ये वाला जिसमें हमें कंपाउंड प्रोपोजिशन लिखना है, और दूसरा ये जिसमें हमें टोटोलॉजी प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ जो कि है कंपाउंड प्रोपोजिशन। हमें कंपाउंड प्रोपोजिशन लिखनी है। अब कंपाउंड प्रोपोजिशन लिखने के लिए हम अपने स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखेंगे और इसमें से अपनी प्रोपोजिशंस निकालेंगे जिससे कि हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बना सकें। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इफ इट इज रेनिंग एंड इफ रेन इम्प्लाइज दैट नो वन, यहाँ पर कैन होगा, लिखा नहीं है आप लिख लेना, नो वन कैन गो टू प्ले द मैच, देन नो वन कैन गो टू प्ले द मैच। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, इसका ग्रामेटिकली कोई तो मीनिंग बनेगा नहीं, लेकिन हमें दी है। ठीक, अब हमारा गोल क्या है कि इसमें से हम अपनी प्रोपोजिशंस को निकाल पाए जिससे कि हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाएंगे। ठीक है, अब मैंने दो सेंटेंसेस को ज़्यादा हाईलाइट किया रेड कलर से, आप देख पा रहे हो। ठीक, तो यही हमारी प्रोपोजिशंस है। अब ये प्रोपोजिशन क्यों है, इसके जानने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा मेरी फर्स्ट वीडियो इस यूनिट की जाके देखिए। आपको सेंटेंस में से प्रोपोजिशन कैसे निकालनी है वहाँ पे समझ में आएगा। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे निकाली जाती है बाय द वे। ठीक है, अब अगर आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और उसमें ऐसे कोई सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं जो एक डिक्लेरेटिव हैं, मतलब कोई बात किसी ने बोली है और इसको आप वेरीफाई कर सको, तो उसे ही आप प्रोपोजिशंस कहते हो। ठीक है, अब इसमें पहला बात ये है कि मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, इट इज़ रेनिंग। ठीक है, कि बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है, आप प्रूव कर सकते हो इस बात को, देख सकते हो बाहर जाकर कि बारिश हो रही है या नहीं। ठीक है, तो ये एक डिक्लेरेटिव है, किसी ने आपसे बोला, ये डिक्लेयर किया कि बारिश हो रही है और आपने इस बात को प्रूव कर सके। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में बता सके कि बारिश हो रही है या नहीं, तो वो एक प्रोपोजिशन बन जाएगा। अब दूसरा प्रोपोजिशन मैंने ये लिखा है कि नो वन कैन गो टू प्ले द मैच। ठीक है,
अब ये बात भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है, तो ये भी हमारा एक प्रोपोजिशन बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कंपाउंड प्रोपोजिशन कैसे लिखें। अब कंपाउंड प्रोपोजिशन लिखने के लिए ना हमें इस सेंटेंस को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। अब उससे पहले मैं एक चीज़ आपको नोटिस कराना चाहता हूँ कि इफ़ देन को हम इम्प्लीकेशन से लिखते हैं, ठीक है। अगर इफ़ देन आपको कहीं दिख रहा है, इफ़ देन का रूल दिख रहा है, तो आप उसको इम्प्लीकेशन से सिंबल से डिनोट कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाई हैं, तो आप स्टार्टिंग से देखो, आपको समझ में आएगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इफ़ इट इज़ रेनिंग, अब इट इज़ रेनिंग पहले लिखा है तो हम पहले पी लिख देंगे, ठीक है। एंड का मतलब कंजंक्शन, इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड इफ़ फिर से आ गया। अब देखो ध्यान से ज़रा, एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ है, ठीक है, तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इफ़ इट इज़ रेनिंग, इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड इफ़ रेनिंग implies, if raining implies that no one can go to play the match, कि कोई भी जाके बाहर मैच नहीं खेल सकता, ठीक है। देन लग गया मतलब वापस से इम्प्लीकेशन का साइन, नो वन कैन गो प्ले द मैच, नो वन कैन गो प्ले द मैच को हम क्यू से डिफाइन करते हैं। तो यही हमारी प्रोपोजिशन होगी जो हमें मिली है, राइट। अब मैं एक बारी और फिर से ढंग से समझाता हूँ आपको। अब देखो सेंटेंस स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। क्या बोल रहा है, इफ़ इट इज़ रेनिंग, रेनिंग दिखा हमने पी लिख दिया, ठीक। उसके बाद एंड दिखा मुझे, एंड लिख दिया मैंने, एंड को कंजंक्शन से डिनोट करता है। फिर से आया इफ़, अब इफ़ के अंदर इफ़ आया तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। इफ़ रेन्स इम्प्लाइज दैट, इफ़ रेन को हम बोल रहे थे पी है, इम्प्लाइज दैट नो वन कैन गो प्ले द मैच, ठीक है, तो उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। फिर से अब देन आया, देन नो वन कैन प्ले द मैच। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कंपाउंड प्रोपोजिशन कैसे लिखी जा रही है, ठीक है। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमें टोटोलॉजी प्रूव करनी है। प्रूफ टोटोलॉजी, ठीक है। अब टोटोलॉजी प्रूव करने के लिए हम लॉजिकल इक्विवेलेंस फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि भाई स्टेटमेंट क्या थी। स्टेटमेंट थी कि पी कंजंक्शन, पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज क्यू। अब हमें इसे लाइक टोटोलॉजी प्रूफ करना है, तो हमारा पहला स्टेप होता था टोटोलॉजी में, पहला स्टेप था कि रिमूव इम्प्लीकेशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है जैसे इम्प्लीकेशन दिखे जैसे कि यहाँ पर है उसको रिमूव कर दो, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि रिमूव इम्प्लीकेशन, रिमूव इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन को रिमूव करने के लिए हम लिखते थे फॉर्मूला अपना कुछ ऐसे, इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, सो वी गेट पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी हम ऐसी क्या लगाएं कि और सिंप्लीफाई हो जाए। अब देखो ये वाला पार्ट ध्यान से, यहाँ पे एक साइन उल्टा है, एक साइन ऐसा है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था, अगर आपके पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट है तो आप उसे कुछ ऐसा बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम अपनी स्टेटमेंट में इसको अप्लाई करते हैं, सो वी गेट पी कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है। यहाँ तक हमने लगाया और इम्प्लीकेशन क्यू लिख दिया। ये सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। अब आगे ऐसा क्या करें कि ये और सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमने एक पढ़ा था कॉन्ट्राडिक्शन लॉ, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन लॉ। अब कॉन्ट्राडिक्शन लॉ क्या कहता था
कि अगर मेरे पास कोई भी प्रोपोजिशन है और मैं उसका डिसजंक्शन निकालता हूँ उसी के निगेशन के साथ, तो मुझे हमेशा फॉल्स मिलता है। अब अगर मैं ये प्रूव करना चाहूँ, मान लो कि ऐसे कोई स्टेटमेंट है और उसी का ही मैं निगेशन निकाल रहा हूँ, तो ये फॉल्स ट्रू हो जाएगा। इन्हीं दोनों का मैं कंजंक्शन निकाल रहा हूँ। तो कंजंक्शन क्या कहता था, अगर मेरा एक भी फॉल्स हो गया तो मेरा आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। तो इसका आउटपुट दोनों में फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों में एक एक फॉल्स है। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि हमारा आउटपुट एफ ही आएगा। तो अब ये चीज़ हम अपने इस वाले पार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा वी गेट, यहाँ पर पूरा फॉल्स, फिर डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू। अब हम क्या फॉर्मूला लगाएं कि ये आगे और सिंपल हो पाए। तो अब हमारा एक फॉर्मूला आता है जो कि है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब ये आपको सारे फॉर्मूले ढंग से याद होने चाहिए, तभी आप आगे से कर पाओगे। ठीक है, अब आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी प्रोपोजिशन पी है मान लो, और अगर उसका आप डिसजंक्शन निकालते हो फॉल्स के साथ, तो आपको हमेशा वही सेम प्रोपोजिशन मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ लगाएंगे। सो वी गेट, यहाँ पे हम डायरेक्टली अपना पी कंजंक्शन क्यू लिख देंगे, इम्प्लाइज क्यू, राइट। अब यहाँ पर हम ऐसा क्या लगाएं कि आगे और सॉल्व हो जाए। ठीक, तो फिफ्थ हमारा आता है, हमें इम्प्लीकेशन हटाना है। ठीक, हमारा फर्स्ट स्टेप ही यही था कि अगर आपको इम्प्लीकेशन दिखे तो उसको हटा दो। तो रिमूव इम्प्लीकेशन, दोबारा से रिमूव इम्प्लीकेशन। ठीक, इम्प्लीकेशन हटा रहे हैं। तो अगर इसकी इम्प्लीकेशन हटाएंगे, इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं। तो निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लगाएं तो निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं कि और सॉल्व हो जाए। ठीक है, हमें जैसे जैसे आगे और फॉर्मूले दिखते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लगाते जाएंगे। और ये दिखने का मतलब ये है कि आपको सारे रिमाइंड होने चाहिए कि क्या लगेगा। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्टली डी मॉर्गन लॉ दिखना है। डी मॉर्गन लॉ अगर ऐसा अगर आपको कभी भी दिखे तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, सॉरी ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होगा और डी मॉर्गन लॉ ये होता है, वैसे दो तरीके से लिखे जाते हैं इन साइन, ये डिसजंक्शन को कंजंक्शन बना दो, कंजंक्शन को डिसजंक्शन बना दो। ठीक, अभी हमें यहाँ पर कंजंक्शन वाला दिख रहा है तो हम कंजंक्शन वाला ही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको अपने स्टेटमेंट के लिए लिखते हैं। सो वी गेट निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू दिस। ठीक है, इतना मिल गया। अब आगे और क्या करें कि और सॉल्व हो जाए। ठीक, आगे हम ये कर सकते हैं कि हम ब्रैकेट्स लगा के अलग कर लें। तो यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ से हमें क्या मिल जाएगा, निगेशन पी दिस निगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, ब्रैकेट्स लगा दिए। आगे अब इसे और कैसे सॉल्व करेंगे, आगे अगर सेवेंथ स्टेप अगर मैं बोलूं तो सेवेंथ स्टेप में हम यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल लगा सकते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्या बोलता था, अगर आपके पास कोई प्रोपोजिशन है और आप उसका डिसजंक्शन निकालते हो उसी के निगेशन के साथ, तो आपको आउटपुट हमेशा ट्रू मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे हम अपने इस जगह पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो वी गेट निगेशन पी डिसजंक्शन ट्रू। अब यहाँ पर हम डोमिनेशन लॉ लगा सकते हैं यूजिंग डोमिनेशन लॉ। ठीक है, यूजिंग डोमिनेशन लॉ। अब डोमिनेशन लॉ क्या कहता था कि अगर आप निगेशन का डिसजंक्शन निकालते हो किस ट्रू के साथ, तो आपको हमेशा ट्रू मिलता है। यही हमारा डोमिनेशन लॉ होता था। ठीक, इसको अगर मैं प्रूव करूं तो अगर पी के मैं ट्रू फॉल्स लिख दूं और निगेशन ऑफ पी हमारा आ जाएगा फॉल्स एंड ट्रू। ठीक,
इसका अगर हम डिसजंक्शन निकाल दें ट्रू के साथ तो यहाँ पे ट्रू ट्रू रहेगा, और डिसजंक्शन बोलता है अगर एक भी ट्रू है तो हम ट्रू आउटपुट दे देंगे, दोनों में एक एक ट्रू है तो आउटपुट हमारा ट्रू आ जाएगा। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है ऐसे। सो यूजिंग डोमिनेशन लॉ हमें यहाँ तक मिल गया, मीन्स वी हैव प्रूव्ड कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो एक टोटोलॉजी है। कंक्लूजन, ठीक है, तो कंक्लूजन लिख देंगे पी नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू ट्रू। ठीक है, हेंस पी डिसजंक्शन पी इम्प्लाइज क्यू इज ए टोटोलॉजी। ठीक है, यहीं पे हमारे आंसर ख़त्म होता है। हमने आखिर में प्रूव कर दिया कि ये एक टोटोलॉजी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अब जो मैं लिखने वाला हूँ आप मेरे लिखने पर ध्यान देना, और कहीं पर ध्यान नहीं होना चाहिए आपका, राइट। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या ये एक प्रोपोजिशन है, तो इसका आंसर है नहीं, ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी 10 भर दो 100 भर दो, कोई सर्टेन नंबर नहीं है हमारे पास। अब अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज इक्वल टू 10 है, क्या ये एक प्रोपोजिशन है? तो हाँ, ये एक प्रोपोजिशन है। क्यों है? क्योंकि हमें x की यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, एक सर्टेन वैल्यू है हमारे पास, इसीलिए ये एक प्रोपोजिशन बनता है। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये बात एक सच बात है कि 10 हमेशा 5 से बड़ा होता है। अब यही सारी चीज़ मैंने इस एग्जाम्पल में यहाँ पर नीचे समझाई है। अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन आपके सामने पढ़ूँ तो डेफिनेशन ये है, अ स्टेटमेंट दैट बिकम्स अ प्रोपोजिशन। कोई भी स्टेटमेंट अगर एक प्रोपोजिशन बनती है जब हम उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू भर दें। ठीक, हमने x की वैल्यू भरी। A statement that becomes a proposition when a values are assigned to the variable। हमने वेरिएबल्स पर एक वैल्यू असाइन करी जिससे कि ये एक प्रोपोजिशन बन गया। इसी स्टेटमेंट्स को हम प्रीडिकेट कहते हैं। आई होप कि आपको प्रीडिकेट समझ में आए होंगे कि क्या होते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक है, अब अगर आप देखो हमने ये वाला प्रोपोजिशन देखा, ठीक, अब ये x की वैल्यू कहाँ से आई? ठीक है, अब ये x की वैल्यू ना एक सेट से आई है। सेट यानी कि मान लो एक u नाम का सेट है जहाँ पर 1 2 3 4 कितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ से ही तो ये 10 आया होगा। यहाँ पर इन्फिनिटी है तो यहीं से तो 10 निकल के आया। इसी u को, इस u सेट को ही हम यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर कहते हैं। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज टेकन। जहाँ से इस वेरिएबल की वैल्यू को लिया गया है जिस सेट में से, उसी को ही हम बोलते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक है, एग्जाम्पल में भी यही चीज़ लिखी हुई है, x इज ग्रेटर देन 5। अगर हम u की सिर्फ इतनी सी वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 तो ये बात हमेशा फॉल्स रहेगी। अगर मैं इन्फिनिटी वैल्यू ले लेता हूँ, आगे 100 से लेके लाइक 100,000 10,000 कितनी भी वैल्यू और आगे एग्जिस्ट करती हैं, ये बात उस वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो जाएगी। अगर मैं 100 भर दूं तो 100 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो यही हमारी यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर होता है। कोई ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे अपने क्वांटिफायर्स के बारे में। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये कि क्वांटिफायर्स। ठीक, क्वांटिफायर्स। अब हम सबसे पहला अपने पढ़ने वाले यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब अगर मैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स की बात करूं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं इसको। ठीक है, पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। मान लो कि आपके पास एक स्टेटमेंट है x प्लस 0 इज इक्वल्स टू x। ठीक, अब x की यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू भरे कि हमें x ही आउटपुट में मिले। अब मान लो मैंने 1 भर दिया तो मुझे आउटपुट में 1 मिला। मान लो मैंने 100 भर दिया तो मुझे आउटपुट में 100 मिला। मान लो मैंने -100 भर दिया तब भी मुझे आउटपुट में -100 ही मिलेगा। मतलब x की यहाँ पर इन्फिनिट वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू भर दो हमें x ही आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि किसी के साथ भी 0 प्लस करेंगे
तो हमें वही वैल्यू सेम वापस मिल जाती है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर सेम लॉजिक पे वर्क करता है, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगी। मीनिंग फॉर ऑल एक्स दिस इज ट्रू, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ पर जो भी समझाया आपको वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसको हम इस ये उल्टे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंबल बना भी रखा है आपके लिए। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं फॉर ऑल एंड फॉर एवरी। अब हम दूसरा अपना पढ़ते हैं जो कि है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। इसके लिए हम दूसरी स्टेटमेंट लेते हैं। मान लो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक। अब एक्स की इसकी यहाँ पर क्या वैल्यू हो सकती है कि वो 25 बन जाए। मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 2 ले ली। अब 2 स्क्वायर 2 2 4 होता है, क्या वो 25 के इक्वल है? नहीं है। मैंने एक्स की वैल्यू लेट से 5 ले ली, 5 5 से कितना होता है? 25, क्या वो इक्वल है? इक्वल है 25 के। अब मैं इसकी वैल्यू 6 लेके देखता हूँ, 6 6 36, क्या वो इक्वल है 25 के? नहीं है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर x की बस एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि x इज इक्वल्स टू 5 है, जिसके लिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। इस सेम लॉजिक पर हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वर्क करता है, मतलब देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ 5 जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। मीनिंग देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x सच दैट x स्क्वायर इज 25। हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम -5 भी है, वैसे इसके लिए -5 भी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि, तो 5 5 25 ही रहेगा। तो देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज, देयर एग्जिस्ट 2 वैल्यूज फॉर विच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज ट्रू। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम उल्टे ई से डिनोट करते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। अब इसको पढ़ते क्या है? अब पढ़ते हम हैं देयर एग्जिस्ट। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को पढ़ते थे फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं हम देयर एग्जिस्ट, और लिखेंगे कैसे? देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर को भी कुछ ऐसी तरीके से पढ़ेंगे, फॉर ऑल एक्स एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की हर वैल्यू के लिए x प्लस 0 एक्स होता है। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे कि इन्हें दोनों को पढ़ा और लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने यूनिक एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिक एग्जिस्टेंस को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसको पढ़ते हम क्या है? देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1, ठीक है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा एक्स स्क्वायर 25 का, ठीक, यहाँ पर x की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -5। इन दोनों वैल्यूज के लिए ये बात ट्रू थी, ठीक है, ये बात दोनों के लिए ट्रू थी। अब मैं अगर दूसरी स्टेटमेंट लूँ कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, अब x की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जिसके लिए ये 5 आ जाए, ठीक। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूँ तो मेरा 5 आएगा। क्या यहाँ पर कोई x की दूसरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिससे कि मैं इसको प्लस करके 5 ले आऊँ 3 के साथ? नहीं करती। सो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1, यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके लिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हमारा ट्रू होता है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 ऑफ वैल्यू ऑफ x वेयर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे भी लिखी है, थोड़े और अच्छे एग्जाम्पल बना के, राइट। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रिडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स समझ में आए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। अभी तक हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के बारे में पढ़ा है, और हमारा पहला टॉपिक यही है कि हमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर का निगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे उससे पहले हम छोटी छोटी चीज़ें पहले देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में हमने सिंबल्स देखे कि इस सिंबल से डिनोट होता है और उसे पढ़ा जाता है फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी से। मान लेते हैं एक हमारे पास प्रोपोजिशन है, ऑल स्टूडेंट पास द एग्जाम, सारे स्टूडेंट पास कर गए एग्जाम। अब फॉर ऑल हमने किसके लिए लगाते थे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए, तो ये एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाती है स्टेटमेंट। अब मुझे इस स्टेटमेंट का निगेशन निकालना है, ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एक सिनेरियो लिया है।
मान लो कि दो टीचर हैं, एक टीचर दूसरा टीचर, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक। अब टीचर वन बोलता है कि ऑल स्टूडेंट, अब टीचर वन ये है, टीचर वन बोल रहा है ऑल स्टूडेंट पास द एग्ज़ाम, मेरी क्लास के सारे बच्चों ने एग्ज़ाम पास कर लिया, ठीक। लेकिन टीचर टू क्या बोलता है कि नो, पूनम फेल्ड द एग्ज़ाम, मतलब टीचर वन की क्लास में जो पूनम है वो फेल कर गई एग्ज़ाम, टीचर वन को उसने बताया, ठीक है। अब टीचर वन क्या ये बोल सकता है कि ऑल स्टूडेंट पास, ऑल स्टूडेंट पास, क्या वो ये बात बोल सकता है? अब वो ये बात नहीं बोल सकता, क्योंकि एक बच्चा, जो एक बच्चा है जो कि है पूनम, वो हमारी फेल हो चुकी है। तो अब टीचर वन क्या बोलेगा? टीचर वन बोलेगा ओके आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट दैट फेल्ड द एग्जाम। टीचर वन ने ये बोला कि अच्छा मुझे नहीं पता था कि एक बच्चा है जिसने एग्जाम फेल कर दिया, और वो एग्जाम किसने फेल किया? पूनम ने, ठीक है। अब यही सेम चीज़ मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाई है। टीचर वन वन ने बोला कि सारे बच्चों ने एग्ज़ाम पास किया, ठीक है, ऑल स्टूडेंट पास, बट टीचर टू ने बोला नहीं भाई ये गलत बात है, एक बच्चा फेल है। एक बच्चा कैसे फेल है? अ स्टूडेंट फेल। तब टीचर वन क्या बोल रहा है? देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट दैट फेल्ड द एग्ज़ाम, ठीक है। अब एक बात ही ध्यान से समझना, टीचर वन की बात ये है कि सारे बच्चे पास हुए हैं, ऑल, ठीक है। और अगर मैं ये बोल दूं कि एक बच्चा जो है वो फेल है, अगर एक भी बच्चा फेल हो जाता है तो मैं ये वाली बात अब बिल्कुल नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि एक बच्चा फेल है। अब एक बच्चा सारे बच्चों में भी तो आता है, तो सारे बच्चे तो फेल नहीं हुए, अब एक एक फेल है। तो हमें बार बार यही बताना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जाम, और वो कौन था? पूनम। वही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। अब देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट दैट फेल्ड द एग्जाम को हम क्वांटिफायर्स में कैसे लिखते हैं? तो देयर एग्जिस्ट के लिए हम लिखते थे ये वाला साइन, राइट, मीन्स देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स वेयर सम स्टूडेंट फेल्ड द एग्जाम। पी एक्स किसके लिए था? सबने पास किया, निगेशन लगाया मतलब फेल हुए। कौन फेल हुआ? कुछ बच्चे फेल हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा निगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम सेकंड पढ़ते हैं अपना, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स का निगेशन, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपको पता था हम देयर एग्जिस्ट से लिखते हैं, और इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल फिर से लिया है, जिसमें ये बोल रहा है कि सम स्टूडेंट पास, कि कुछ स्टूडेंट पास हुए हैं, कुछ स्टूडेंट मतलब देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम, ठीक है। अब फिर से वही टीचर वन और टीचर टू वाला सिनेरियो ले रहे हैं हम। टीचर वन बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। मान के चलो कि टीचर वन की क्लास इतनी बेकार थी कि टीचर वन को ये बताने में ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक बच्चा मेरी क्लास से पास हो गया है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि टीचर जो टू है ना, वो तुम्हारी टीचर वन की बात को गलत करेगा ही करेगा, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं टीचर वन की बात कब कब सच है। अगर एक बच्चा पास हो जाता है तो भी टीचर वन की बात सही है कि देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम, ठीक है। अब अगर थोड़े बच्चे पास हो जाते हैं पूरी क्लास में से, तब भी उसकी बात सही है कि हाँ भाई थोड़े से बच्चे पास हुए हैं, देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। अब अगर सारे बच्चे भी पास हो गए, ठीक है, तब भी उसकी बात सच होगी। अब सारे बच्चे में कुछ बच्चे तो आते ही आते हैं, तो हम तब भी ये बात कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। तो तीनों केसेस में टीचर वन की बात हमेशा सही होगी, अगर वो एक बच्चे की बात कर रही हो या फिर कुछ बच्चों की बात कर रही हो, सारे बच्चों की बात कर रही हो, तो बात हमेशा उसकी ठीक होगी। अब टीचर टू उस बात को गलत करने चाहेगा, ठीक है, ये टीचर टू की बात हो रही है। टीचर टू ये बोलेगा कि तुम्हारी क्लास के सारे बच्चे फेल हो गए, ऑल स्टूडेंट फेल्ड, तभी तो टीचर वन की बात गलत होगी। वरना अगर एक भी बच्चे का अगर हमने बोल दिया कि पास हो गया है, तो टीचर वन की बात सही हो जाएगी, हमें तो गलत करनी है। गलत करने के लिए हम यही बोल सकते हैं कि तुम्हारी क्लास के सारे बच्चे फेल हो गए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारी क्लास में कोई भी पास नहीं हुआ। अब ये दोनों बात ना सेम है, ठीक, बस ये इंटरचेंज करके लिखी गई है, बात वही है, सारे फेल हो गए या फिर सारे पास नहीं हुए, नो स्टूडेंट पास द एग्जाम, ठीक है।
तो टीचर 2 हमारा ये बोल रहा था। आई होप कि आपको ये सिनेरियो समझ में आया होगा किस केस में हमारा टीचर 1 गलत हो जाएगा, जब सारे बच्चे फेल होंगे। अब इसे लिखेंगे कैसे अपने क्वांटिफायर्स लैंग्वेज में। तो फॉर ऑल, अब सारे बच्चों की बात हो रही है तो हम लिखेंगे फॉर ऑल, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे थे। फॉर ऑल एक्स, अब हमें लिखना है कि वो सारे फेल हुए हैं। पास के लिए हम लिखते थे पी एक्स, लिखा था ना, सम स्टूडेंट पास, तो स्टूडेंट पास हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, फेल को हम डिनोट करेंगे निगेशन साइन से। तो यही हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो कि ये होता है, इसका निगेशन जो होगा वो होगा फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज निगेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का निगेशन। आई होप कि आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आई रिकमेंड यू कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से देखिए, आपको समझ आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो देख लिया कि भाई हमने क्या किया। अब थोड़े ना क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें और अच्छे से लाइक श्योरिटी हो जाएगी कि हमें समझ आ गया, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ऑल डॉग बार्क, सारे कुत्ते भौंकते हैं। तो अगर सारे कुत्तों की बात हो रही है और अगर एक भी कुत्ता नहीं भौंकता, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई सारे तो नहीं भौंकते, एक कुत्ता है जो नहीं भौंक रहा। सो देयर एग्जिस्ट ए डॉग दैट डोंट बार्क, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अगला क्वेश्चन ये है सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, कुछ स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है। अब कुछ स्टूडेंट है, अगर इस बात को मुझे गलत करना है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एक स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। मैं बस यही बोल पाऊंगा निगेशन के लिए कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। सो मैं लिखूंगा फॉर ऑल, या फिर ये भी लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। ये हमारा सेकंड का हो गया। थर्ड आता है हमारा एवरी इंटीजर इज पॉजिटिव। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स हमारे नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर के बीच में सारे जितने भी नंबर आते हैं इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है एवरी मतलब ऑल की ही बात हो रही है। ऑल इंटीजर इज पॉजिटिव, क्या सारे इंटीजर पॉजिटिव होते हैं? नहीं, कुछ इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। तो ऑल के लिए हम क्या क्या बोलते थे? देयर एग्जिस्ट a integer that is not positive, ठीक है। तो आई होप कि आपको निगेशन ऑफ क्वांटिफायर ढंग से समझ में आए होंगे। अगला टॉपिक अब आगे हम अपने क्वांटिफायर्स के ऊपर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके देखेंगे। अब क्वांटिफायर का निगेशन पढ़ने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्वांटिफायर्स के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। अब मैंने ये लिख कर क्यों नहीं बताया, क्योंकि काफ़ी लिखना पड़ता और इसमें काफ़ी टाइम जाता, इसलिए मैंने डायरेक्टली इनके आंसर यहीं पर ही लिख दिए हैं, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आंसर आ रहा है और ऐसे ही क्यों करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग निगेशन रूल्स फॉर क्वांटिफायर्स। जो अभी हमने निगेशन पढ़े थे उन्हीं को ही प्रूफ करना है। और ये अगर आप नोटिस करो MCF 013 में आया है। अब मैंने ये क्यों रखे क्वेश्चन जबकि आपके सब्जेक्ट कोड से मैच नहीं करता, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोड पहले MCS 013 था, उसके बाद MCS 212 हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैंने ये वाले क्वेश्चंस क्यों लिए हैं। अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा आता है कि निगेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का साइन क्या था? ये था। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर का क्या था? ये था, ठीक है। तो अभी तो हमारी बात हो रही है निगेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर।
उसको हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं और इक्वल भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट बोलो वो भी ठीक है। तो पहला अगर हम लें निगेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, उसके लिए हमें देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, पहले हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो हमें पहला स्टेप दिख रहा है ये वाला, अभी निगेशन भूल जाओ, ठीक है, निगेशन भूल जाओ, अभी हमें बस इतना स्टेप दिख रहा है। तो हम पहले अपनी स्टेटमेंट को लिखेंगे कि ये चीज़ जो है, जो ये चीज़ है वो क्या बता रही है, ठीक। तो वो क्या बता रही है, अगर आपको याद होगा जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्वांटिफायर्स कैसे पढ़े जाते हैं, तो हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को देयर एग्जिस्ट से पढ़ते हैं, राइट, देयर एग्जिस्ट से पढ़ते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स सच दैट पी एक्स इज ट्रू। मतलब एक्स की, इसका यही कहने का मतलब है कि एक्स की ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके लिए जो पी एक्स है वो ट्रू है। ये हो गया स्टेटमेंट वाला पार्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने बाहर वाले निगेशन पर, जो कि ऐसा था। अब हमने अंदर का स्टेटमेंट लिख दिया है, अब निगेशन की बात करनी है। निगेशन क्या बोलता है, अब देखो ध्यान से देखना, अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको प्रूफ करना है निगेशन, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे इट इज नॉट ट्रू दैट, इसके बाद सेम चीज वापस रिपीट करनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा इट इज नॉट ट्रू दैट देयर एग्जिस्ट एन एक्स विद पी एक्स। मतलब यहाँ पे ये बात सच नहीं है कि कोई एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है पी एक्स के लिए। मतलब पी एक्स की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए पी एक्स हमारा ट्रू हो जाए। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद हम एक और लाइन नीचे लिखेंगे कि दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग, ये जो बात हमने निगेशन में लिखी थी वो बिल्कुल सेम है अगर मैं ये बात कह दूं, ठीक। ये बात मैंने क्या कही, फॉर ऑल एक्स पी एस एक्स फॉल्स, कि एक्स की हर वैल्यू के लिए जो हमारा पी एक्स है वो हमारा फॉल्स दे रहा है हमें, ठीक। अब एक बारी दोबारा देखते हैं, हमें समझ नहीं आया है क्या क्या बात हो गई एकदम से, निगेशन ये इक्विवेलेंट कैसे बन गया, ठीक। तो निगेशन क्या कह रहा है, इट इज नॉट ट्रू दैट देयर एग्जिस्ट एन एक्स विद पी एक्स। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसी कोई एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जहां पी एक्स हमारा ट्रू है। तो क्या ये बात सेम नहीं हो गई, फॉर ऑल एक्स, हर एक्स की वैल्यू के लिए पी एक्स फॉल्स है। अब ध्यान से सोचो, दोनों बात सेम है, बस अलग तरीके से लिखी गई है। अब सिंबॉलिकली हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। बस इतना ही करना है जो हमने अपने लास्ट क्लास में भी पढ़ के देखा था। सेम निगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल को हम इस तरीके से लिखते थे, ठीक है। इसमें भी हमें पहले बाहर वाला पार्ट करना है, निगेशन को हम बाद में करेंगे। तो बाहर वाली के लिए हमने स्टेटमेंट लिख दी, फॉर एवरी एक्स पी एक्स इज ट्रू। आई होप कि आपको याद होगा, ठीक है। निगेशन हम लिखेंगे तो फिर सेम वही वाली चीज आ गई, इट इज नॉट ट्रू दैट, मैंने यहाँ पर भी ये लिखा था, यहाँ पर भी ये लिखा था, पी एक्स होल्ड फॉर ऑल एक्स, कि मतलब ये चीज सच नहीं है कि पी एक्स होल्ड करता है सारी एक्स की वैल्यू के लिए। आप थोड़ा और सिंपल बना के लिख सकते हो, इट इज नॉट ट्रू दैट फॉर एवरी एक्स पी एस एक्स ट्रू। आप इतना लिखकर ये चीज भी वापस रिपीट कर दोगे तो हमारा हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो बात निगेशन में कही थी हम वही सेम चीज रिपीट करेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ऑफ एक्स वेयर पी एक्स इज फॉल्स, ठीक है। इसके बाद हम सिंबॉलिकली इसको वापस इसकी तरह लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम एक और लाइन लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे हाँ भाई हमने दोनों चीजें प्रूफ कर दी। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 8 मार्क्स का आया है हमारे लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर तो नहीं 2023 में आया था MCS 212 में। अब कोड हमारा मैच कर रहा है जिससे कि ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोपोजिशन एंड देयर निगेशन यूजिंग लॉजिकल क्वांटिफायर्स। निगेशन बताना है हमें, मान लो कोई पी एक्स हमारी स्टेटमेंट थी तो हमको उसका निगेशन बताना है, हमें इनका यूज करना है, इनका यूज करके प्रूफ करना है निगेशन इन स्टेटमेंट्स के लिए। ऑल्सो इंटरप्रेट द निगेशन इन वर्ड्स।
अब मान लो पी एक्स पहले वाले को बोल देते हैं हमारा पी एक्स था, पहले हमें निकालना है इसका ये वाली टर्म में कुछ ना कुछ, इन दोनों की टर्म में, और उसके बाद इनका निगेशन निकालना था, सॉरी, उसके बाद हमें इसका वर्ड में भी लिखना है। ठीक है, तो हमें अपना कॉन्टेक्स्ट तो मिल गया कि हमें करना क्या है। अब देखते हैं करते कैसे हैं। पहला वाला मैंने ले लिया। अब पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो ध्यान से एक बारी। द पॉलिटिशियन मैजिशियन कैन फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अब देखो दो चीजें आ रही हैं, ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ठीक है, अब फॉर ऑल के लिए हम ये वाला सिंबल लगाते थे, राइट, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। अब देखो पीपल है और टाइम है, दोनों अलग चीजें हैं, राइट, तो इन दोनों के लिए ना एक अलग अलग नोटेशन लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने पीपल के लिए एच ले लिया और टाइम के लिए टी ले लिया। यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग, एच की जगह कुछ पीपल लोग होंगे। ठीक है, और लेट टी इज इक्वल टू टाइम वेयर टी बिलोंग्स टू 0, अब अगर आपको बिलोंग्स के बारे में नहीं पता है, एक्स की आप कुछ भी वैल्यू लो, वो किसी सेट के अंदर हो, तो उस सेट को आप लिख सकते हो कि वो आपकी वैल्यू से बिलोंग करता है, मतलब आपकी एक्स वैल्यू बिलोंग करती है उस पर्टिकुलर सेट से जो 1 से लेके इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे हमारा टी है एक्स की जगह। ठीक है, मतलब जो टाइम टी है वो 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारी बात आती है ये लिखने की कि द पॉलिटिशियन कैन फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। पॉलिटिशियन के लिए हमने पी ले लिया है, एक्स हमारा ये है और टी है। ये क्या है भाई, पी एक्स कमा टी ये बोल रहा है कि पॉलिटिशियन जो है पी, सॉरी मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, पी एक्स कमा टी है, एक्स यानी कि कोई एक पर्सन, 1 पर्सन है। ठीक है, उसको किसी टी टाइम पर वो उसको फूल कर सकता है। कहने का मतलब ये है जो पी ऑफ एक्स टी है, द पॉलिटिशियन कैन फूल एक्स एट टाइम टी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक पर्सन को पागल बना सकता है, जैसे कि सेंटेंस हमारे यहाँ पर हमें कह रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, बस समझो एक बार ध्यान से इसे। अभी 2-3 और क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमने अपना ह्यूमन ले लिया कि भाई ह्यूमन क्या था, और हमने टाइम भी बता दिया टी से रिप्रेजेंट हो रहा है। पीपल टाइम हो गया, और पॉलिटिशियन मैजिशियन कैन फूल पीपल ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब आती है मेन बात कि प्रोपोजिशन भाई लिखेंगे कैसे। अब ध्यान से देखना, पॉलिटिशियन कैन फूल ऑल पीपल ऑल द टाइम। ऑल पीपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल द टाइम क्या करता है, लोगों को पागल बनाता है। अब एक्स क्या है यहाँ पे, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। अब जो हमने बिलोंग्स टू वाली बात करी थी, अब हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू एच, मतलब जो एक पर्सन है वो किसी एक सेट ऑफ ह्यूमन से निकल के आ रहा है। ठीक है, और फिर टाइम बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। अब ये ना राउंड ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये एक नोटेशन होता है, तो इस पर इतना ध्यान मत दो, बस राउंड ब्रैकेट लगा देना आप वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इतना पार्ट, और उसके बाद हम पी एक्स का मैं टी लिख देंगे, वही चीज़ यहाँ पे प्रोपोजिशन में लिखी हुई है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं मेन चीज़ पर। ठीक है, अब मेन चीज़ है, बिल्कुल मेन चीज़ क्या है, हमें इसका निगेशन निकालना है। ठीक है, जो यहाँ पर बात करी थी देयर निगेशन, ये वाली चीज़ निकाल रहे हैं अब हम। अब निगेशन कैसे निकालते हैं, निगेशन अगर आपको याद होगा हमें यहाँ पर भी देखा था कि इनका निगेशन कैसे है। अगर मैं इसका निगेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे मिल रहा था फॉर ऑल निगेशन, सॉरी, फॉर ऑल निगेशन पी एक्स, यही मिल रहा था। तो हमने इस साइन को इस साइन में चेंज किया, और ये वाले निगेशन को अंदर लिख दिया था। सिंपल सी बात है। अब निगेशन हम यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, इस वाले साइन को हमने इस साइन में चेंज किया। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर नहीं बदला। इस साइन को इस साइन में चेंज किया, कुछ भी नहीं बदला। और जो निगेशन बाहर होता है वो हमने अंदर लगा दिया। देखो ये रहा निगेशन, बाहर होता अंदर लगा दिया। ठीक है,
काफ़ी इजी होता है, इतना हार्ड नहीं है ये सब, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है, हमें इंटरप्रिटेशन करना है। देखो लिखा था ना यहाँ पे, इंटरप्रेट द निगेशन इन वर्ड्स। जो हमने निगेशन की स्टेटमेंट निकाली उसको वर्ड्स में लिखो। ये निगेशन था, ये प्रोपोजिशन था। निगेशन क्या बोलेगा? अब देखो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट का साइन है, तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, ठीक है। इसमें पहले पीपल की बात करेगी तो हम पीपल ही लिख देते हैं। देयर एग्जिस्ट सम पीपल, सम पीपल, ठीक है, कुछ लोगों की बात हो रही है। देयर एग्जिस्ट को हम सम भी बोलते थे, इसको हम सम बोलते थे और देयर एग्जिस्ट भी बोलते थे, ठीक है। तो हमने लगाया देयर एग्जिस्ट सम पीपल हु इज नॉट फूल्ड बाय पॉलिटिशियन एट लीस्ट वन ऑफ द मोमेंट। अब हु इज नॉट फूल्ड बाय के लिए पी एक्स लिखते थे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे निगेशन लिखा है, राइट है, तो निगेशन के लिए नॉट लगाना जरूरी है। तो हु इज नॉट फूल्ड बाय द पॉलिटिशियन एट लीस्ट फॉर वन मोमेंट। अब ये एटलीस्ट क्यों लगाया? क्योंकि अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट याद होगी तो हम ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स होते हैं उनको लिखते कैसे हैं? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है, देयर एग्जिस्ट सम पीपल हु इज नॉट फूल्ड बाय द पॉलिटिशियन एटलीस्ट फॉर वन मोमेंट। क्लियर है? अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर। बोल रहा है अगर कोई रियल नंबर है तो वो इक्वल रहेगा किसी ना किसी रियल नंबर के स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब रियल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रूट अंडर भी होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसमें आप आयोटा का यूज़ करते हो, आयोटा 1 1+2 ऐसा कुछ भी करके लिखते हो, ये सारे रियल नंबर ही हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई रियल नंबर है तो एवरी रियल नंबर बोल रहा है स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर। कोई भी अगर रियल नंबर है तो वो उसका किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम डोमेन ले लेते हैं। डोमेन हमारा है रियल नंबर, जो सेट है हमारा मेन, जिसमें सारे रियल नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, अंडरस्कोर, और सॉरी रूट अंडर, एंड हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सारे हमारे इस डोमेन के अंदर आ गए। अब इसकी प्रोपोजिशन लिखनी है, तो आपको इसकी प्रोपोजिशन ना काफ़ी ईजी है लिखनी। देखो कैसे। फॉर एवरी रियल नंबर, एवरी के लिए हम ये लगाते थे, और बिलोंग्स टू आर, जो हमारा एवरी नंबर है वो रियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। सॉरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ढंग से। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। कौन सा वाला? एवरी रियल नंबर। फिर स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर, सम रियल नंबर। अब ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, ठीक है। तो हम x ना लेकर वहां पे दूसरा नंबर डिनोट करेंगे। अब सम के लिए तो ये होता था, ये कौन सा सिंबल है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सम, कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, y लिख देंगे। दूसरा हम नंबर ले रहे हैं क्योंकि x और y दोनों अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिलोंग्स टू r, ये y भी होगा वो r से ही निकल के आएगा, रियल नंबर ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कि सारे जो रियल नंबर है इज द स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर, सम रियल नंबर स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर, ठीक है। अब इसका निगेशन देखते हैं। अब अगर मुझे इसका निगेशन यहाँ पे निकालना हो, अगर मैं निगेशन निकाल दूँ तो इस सिंबल को उल्टा कर देंगे और यहाँ निगेशन पहुँचा देंगे। अब यहाँ इक्वल्स टू का साइन है तो निगेशन ना पहुँचा के यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का साइन रहेगा। देखो, इस सिंबल को पलट के कर दिया, इसको पलट के कर दिया, अंदर निगेशन का साइन ला रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें हमने सिंबल और इक्वल्स टू का यूज़ किया है, तो हम इक्वल्स टू को नॉट इक्वल्स टू बना देंगे। ये भी काफ़ी इजी था, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट अ लॉयर, देयर इज अ लॉयर हु नेवर टेल्स अ लाई। अब देखो ये थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स है, इसमें चीज़ें छुपी हुई हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। पहला तो देयर इज अ लॉयर, लॉयर की बात हो रही है तो हम एक पर्सन की बात हो रही है तो उसे हम एक किसी सिंबल से डिनोट कर लेते हैं पहले। लॉयर, किसी भी एक लॉयर की बात हो रही है। अब बोल रहा है हु नेवर टेल्स अ लाई। नेवर मतलब अब नेवर बोल रहा है तो
कुछ टाइम की बात हो रही है, ठीक है, वो कभी तो बोलता होगा या फिर कभी नहीं बोलता होगा, एक टाइम की बात हो रही है, तो हम टाइम को डिनोट कर देंगे टी से, और वो बिलोंग्स टू हमारा किससे होगा, 0 टू इन्फिनिटी। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये राउंड ब्रैकेट होगा यहाँ पर। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, एल इज इक्वल टू सेट ऑफ लॉयर्स, और ये है टाइम के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लिख देना लेट टी वेयर टी बिलोंग्स टू 0 कमा इन्फिनिटी, ठीक है। अब आगे अगला क्या लिखेंगे हम, पी एक्स कमा टी, जो कि होगा एक्स डज नॉट लाई एट टाइम टी, मतलब कोई भी लॉयर किसी टाइम टी पर झूठ नहीं बोलता, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही नेवर था, इसीलिए हमने यहाँ पे नॉट लगाया है, ठीक है। अब हम प्रोपोजिशन लिखेंगे। प्रोपोजिशन क्या है, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। प्रोपोजिशन हमारी बोल रहा है देयर इज अ लॉयर। अब देयर इज अ लॉयर के लिए कोई एक लॉयर है, ठीक है, लॉयर के लिए हम एक्स ले रहे हैं अभी, कोई एक लॉयर होगा जो कि बिलोंग्स टू करेगा लॉयर एल से, ठीक। हु नेवर टेल्स अ लाई, हु नेवर टेल्स अ लाई, कभी भी नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलता के लिए जो बात हमेशा हो रही है उसके लिए हम फॉर ऑल लगाते हैं, फॉर ऑल टाइम टी विच इज बिलोंग्स टू 0 कमा इन्फिनिटी, ठीक है, और पी एक्स कमा टी लिख देंगे। ये भी काफ़ी अब इजी लग रहा होगा देखने में, थोड़ा समझ आ रहा होगा आगे। अब हम देखते हैं इसी का ही निगेशन, इसी का ही निगेशन लगाना है। अब निगेशन के लिए क्या करते थे हम, हमारे इस सिंबल को चेंज करते थे, इस सिंबल को चेंज कर सकते थे, और यहाँ पर निगेशन लगाते थे। सेम वही चीज़ करिए देखो, ठीक है। अब इसका बात आती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और निगेशन निकालना काफ़ी ईजी होता है। तो अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो क्या बोल रहा है, एवरी लॉयर टेल्स अ लाई। पहला क्या बोल रहा था, देयर एग्जिस्ट बोलिए, फिर देयर इज अ लॉयर, तो देयर की जगह हमने ऑल का साइन लगाया, तो ऑल के लिए क्या बोलेंगे, एवरी लॉयर टेल्स अ लाई। अब थोड़ी ना इसमें इंग्लिश आपको बना के लिखनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा कोई रूल नहीं बता सकता कि आपको क्या लिखना है, आप थोड़ा इंग्लिश सेंटेंस सोचो और वो लिख दो, वहाँ पर काम करेगा, बस नोटेशन सही होनी चाहिए। ऑल के लिए ऑल लिखो, अगर ये वाला साइन है तो सम लिखो, या फिर देयर एग्जिस्ट का यूज़ करो, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमारी बात आती है, यहाँ पे ऑल का है तो फिर एवरी लॉयर लिख दिया हमने, एवरी लॉयर टेल्स अ लाई। ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी, नेवर टेल्स अ लाई, इसका निगेशन टेल्स अ लाई, सो एवरी लॉयर टेल्स अ लाई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सम पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए क्या मैंने बोला अभी, सम यूज कर सकते हैं, सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक टाइम पर सारे लॉयर झूठ बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारी यूनिट 1 ख़त्म होती है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा जिसमें हमारे लास्ट ईयर के यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने इसमें किए हैं, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी हैं जो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको जो हमारी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन में चाहिए तो प्लीज़ डू अ कमेंट, एंड yeah, that's all. Please like the video and subscribe the channel. Thank you. Goodbye.